रौनक, इस देश में 2009 का चुनाव हारने के बाद में भाजपा ने भी इसी तरीके के अनर्गल आरोप लगाए थे। ओके। अडवाणी जी ने ईवीएम के खिलाफ मुद्दा बनाया था। जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने बाकायदा किताब लिखी थी, बाकायदा। उस समय पर भी आप अगर उठाएं मेरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग या मेरे लिखे हुए को, तब भी मैंने उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया था कि ये आरोप, इस तरीके की बातें करना ये अनर्गल है। तो क्या बोला था उन लोगों ने? उन लोगों ने बोला था बेसिकली ईवीएम में हेराफेरी हुई है। अडवाणी जी ने भी बोला? हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ, कि ये मामला गड़बड़ है, कोई सूरत हाल नहीं है कि ये मनमोहन सिंह जी दोबारा 200 सीट से ज़्यादा अकेले जीत के आए। और जबकि मज़े की बात यह है कि 2004 देश का पहला लोकसभा चुनाव था जो ईवीएम पे हुआ था, बीजेपी हारी। 2009 दूसरा चुनाव हुआ, बीजेपी हारी। देश के पहले 2 जनरल इलेक्शन जो ईवीएम पे हुए वो दोनों बीजेपी हारी। बाद में ट्रिक सीख गई, बाद में ट्रिक सीख गई इनके हिसाब से। लेकिन 2014 में ऐसे कैसे ट्रिक हुआ कि अपोजिशन में रह करके ट्रिक सीख गई? ठीक है। मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि हारा हुआ दोषारोपण ईवीएम पे करता है, ये केवल विपक्ष, आज के विपक्ष की निशानी नहीं है, ये भाजपा की भी निशानी रही है। लेकिन ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह तो आज राहुल जी लगाएं, महाराष्ट्र हार गए, हरियाणा हार गए, जो उन्हें जीतने की उम्मीद थी, मैं मानता हूं लेजिट है। लेजिट मतलब भाई मुझे उम्मीद है कि मैंने महाराष्ट्र में इतनी बड़ी तादाद में लोकसभा सीटें जीती और मैं विधानसभा कैसे हार गया? सही बात है। ठीक है, प्रश्न चिन्ह है, लगाना है, लोकतांत्रिक अधिकार है। केजरीवाल जी 70 में 67 जीत के भी पेचकस लेके लगे हुए थे उनके सहयोगी कि ईवीएम ठीक नहीं है। 70 में 65 लेके भी पेचकस। पंजाब का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ वहां की जीत, जनादेश प्राप्त करके भी ईवीएम में गड़बड़ है। इतनी भयंकर जीत हासिल करके कोई आदमी कोई व्यक्ति अपने ही जीत के ऊपर इस तरीके की संदेहास्पद बातें क्यों करेगा? तो क्या इंटेंट क्या था इसके पीछे? क्या मैं नहीं समझ पाता हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि हैरत भी होती है कि ये रीजन क्या है। जिस चीज पे आप जीत रहे हैं, जीतने के बाद में आप उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएं, ये अजीब सा लगता है कि मतलब आप डिस्क्रेडिट क्यों करोगे उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से आप इतना बड़ा मैसिव जनादेश आप लेके आए। जिस तरह का जनादेश 70 में 67 की स्ट्राइक रेट तो राजीव गांधी जी की सन 84 में भी नहीं थी। 513 इसमें 400 कुछ सीटें वो लेके आए थे जी। वो स्ट्राइक रेट जो इनकी पंजाब में थी, उस स्ट्राइक रेट्स की अगर बात करें तो शायद एकमात्र जनादेश जो मेरे दिमाग में आता है उस तरीके का जनादेश विधानसभा चुनाव में 87 में जो घोषित तौर पर रिग्ड इलेक्शन था जम्मू कश्मीर का, जिसमें फारूक अब्दुल्ला जी और राजीव गांधी जी का टाइप था। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़े थे और वहां से घाटी के हालात बिगड़े। वो एक अलग एपिसोड है, हम कभी और बैठेंगे। अच्छा। क्योंकि यासीन मलिक 90 के दशक में जब तिहाड़ से बाहर आए थे तो पहला टीवी इंटरव्यू उन्होंने मेरे शो पे उस समय किया था। 96 या 90, मुझे याद नहीं है साल, मिड 90s के बाद की तुरंत बात है। और उस समय लगभग मैंने 3 घंटे उनके साथ में वो रिकॉर्ड किया था शो। और मैं जानना चाहता था, क्योंकि मैंने 96 में जम्मू कश्मीर में पहला सर्वे किया था, तो मैं समझना चाहता था कि क्यों बिगड़ा, वहाँ पे क्या चीज़ ऐसी हुई थी। तो वो कभी हम लोग अलग बात करेंगे। लेकिन वो घोषित तौर पर रिग्ड इलेक्शन वहाँ का था, जम्मू कश्मीर का। लेकिन उतना मैंडेट उनको वो भी नहीं मिला था जो केजरीवाल जी को दिल्ली में मिला। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इतने भयंकर मैंडेट के बाद में भी आप प्रोसेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाओ, ये उचित नहीं है।